हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम एचपी सेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसकी टेंटेटिव डेट जून 7 अनाउंस हो चुकी है। तो आपको पता है, जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिना करंट अफेयर्स के कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी सोच के साथ एक नई जो है वो वीडियो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और उसके बाद इस ईयर के भी जितने करंट अफेयर्स हैं वो सभी टारगेट करते हुए चलेंगे। हम एवरी 2 डेज़ एक वीडियो लेके आएँगे, जिसमें एक पूरा मंथ कंप्लीट होगा। वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिलेक्टिवली मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट करी हैं, हम उनको फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर टू योर बुक्स और मैगज़ीन व्हाट्सोएवर यू आर फॉलोइंग। सो ये एक क्विक रिवीजन टाइप रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम जनवरी 2025 से शुरू करेंगे। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो 2024 का भी कवर होगा, क्योंकि जनवरी के साथ जो है वो कुछ चीज़ें पिछले ईयर से कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो उनको भी हम टारगेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले G20 सबमिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 2024 में, और इसकी जो डेट है वो 18-19 नवंबर 2024 रही। वेन्यू इसका जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स रहा, और थीम जो थी वो G20 2024 की थी, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है इसमें पॉवर्टी कम हो, क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर हम फोकस कर सकें, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसे कम किया जा सके, जो फूड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, और जो लोग हंगर से मर रहे हैं उनको भी जो है वो कवर किया जा सके, अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ये देखिए 19th एडिशन था G20 समिट का, और ब्राज़ील ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। अब देखिए, कई बार आपसे इंडिया का जो है वो रिलेशन G20 से पूछ लेते हैं, तो हम G20 के एज़ सच जो हैं वो मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो G20 का ट्रायो का है उसमें हम मेंबर हैं। मतलब हर 3 साल में जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है, कब कहाँ होगी, तो उसके हम मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस टाइम पार्टिसिपेट किया था इनॉग्रल सेशन में, और ग्लोबल इसमें अलायंस बनी एक अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, इसमें 148 फाउंडिंग मेंबर रहे, और इंडिया भी जो है वो इसका फाउंडर मेंबर रहा। अब देखिए, इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नेक्स्ट समिट है G20 का, वो जो 20th समिट है वो कहाँ होगा, तो 2025 में ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाए हैं। इंटर स्टेट काउंसिल किस लिए होते हैं, तो ये इसका एक जनरल आइडिया मैं आपको देती हूँ कि जब भी किसी 2 स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज़ की शेयरिंग से रिलेटेड, रिवर्स के से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड, तो उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, या और कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कितनी 2 या 3 या मोर देन 3, 4, 5 स्टेट्स, तो उसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है? अब ये जो है वो दोबारा से यूनियन गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइज़ किया है, और इसको 8 नवंबर 2024 को बनाया। जब आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं, तो उसका जो चेयरमैन रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। जैसे एट प्रेज़ेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जितने भी सीएम हैं वो सब इंटर स्टेट काउंसिल के जो है मेंबर रहते हैं, और 9 यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है? इंटर स्टेट काउंसिल जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, तो सारे ही स्टेट्स के सीएम इसमें मेंबर रहते हैं। 13 यूनियन मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट जो जो हैं वो परमानेंट इनवाइटी इसमें रहते हैं। अब पर्पज़ क्या है कि देखिए, सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन बिठाना है, इंटर स्टेट कोई इश्यू है तो उसमें कोऑर्डिनेशन करना है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है कि किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म को हम इम्प्रूव कर सकें, कि सेंटर और स्टेट की जो पावर का डिवीज़न है और कैसे वो हैंड इन हैंड वर्क कर सकते हैं, उसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज़ करना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना है। सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश 1990 में 28 मई को किया गया था।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, राष्ट्रपति के जो आदेश थे उसके थ्रू। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का भी इसमें प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 263 के अंडर जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। अब देखिए, कुछ इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं और कुछ ज़ोनल काउंसिल होते हैं। ज़ोनल काउंसिल जैसे स्टेट्स 2 से 4 स्टेट्स के से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर अगर इश्यू है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ज़ोनल काउंसिल बनाए जाते हैं। देखिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसमें आर्टिकल 263 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो ज़ोनल काउंसिल है इनके पास स्टैट्यूटरी जो है वो स्टेटस है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर जो है वो ज़ोनल काउंसिल्स की फॉर्मेशन होती है। इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, और ज़ोनल काउंसिल का मिनिस्टर जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होता है आपके पास। मेंबर्स सभी सीएम और जितने भी आपके कुछ यूनियन मिनिस्टर्स उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, या कोई परमानेंट इनवाइटीज़ कोई किसी स्पेसिफिक एरिया से, एजुकेशन से, हेल्थ से, इस प्रकार के कुछ परमानेंट इनवाइटीज़ होते हैं। ऑन द अदर हैंड ज़ोनल काउंसिल में आपके पास सीएम्स होते हैं और 2 मिनिस्टर होंगे जो भी मेंबर स्टेट उस ज़ोनल काउंसिल में आते होंगे, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है लास्ट ईयर जो है वो बुलडोज़र राजनीति बहुत रही, तो बहुत सारे घरों को जो है वो डिमोलिश किया गया। तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और 13 नवंबर 2024 को ये गाइडलाइंस इश्यू की गई थी, और इन्होंने आर्टिकल 142 को जो है बेस्ड बनाते हुए अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर डिमोलिशन कर रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है? कि किस बेसिस पे जो है वो उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जा रहा है, क्या वायलेशंस हैं, उनकी हियरिंग डेट्स क्या-क्या थी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उस केस के दौरान लगाए गए हैं या ज़रूरी हैं, वो सब उस चीज़ में, उस नोटिस में अटैच्ड होने चाहिए, और कम से कम जिस पर्सन की आप कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश कर रहे हैं, 15 दिन पहले उसको बताना होगा, ठीक है? फिर इसके बाद डिजिटल पोर्टल का प्रोविज़न किया गया है कि जितनी भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो अपना सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर चढ़ाए, और जो नोटिसेस और जो रिप्लाईज़ आए हैं उनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है? मतलब जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो अपना जो भी रिपोर्ट है वो या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देगी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी। तो फिर उस दौरान जो भी हियरिंग हुई है वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर की जाए। इससे क्या है कि जो बैक डेटिंग वाला इश्यू है वो कहीं तक रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, बैक डेटिंग से रिलेटेड भी कहा गया है कि जो सो कॉज़ नोटिस ईमेल किया गया है वो कलेक्टर और डीएम को दिया जाए, और वहाँ से जो है वे एक ऑटो जनरेटेड रिसिप्ट जो है वो उस शो कॉज़ नोटिस की ली जाए। ठीक है? जैसे मैंने आपको ईमेल करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस ईमेल का रिप्लाई कई बार आता है, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है या बड़ा ऑफ़िस है। ठीक है? जैसे यूट्यूब को आपको ईमेल करेंगे तो वहाँ से वैसे ही मेल आता है एज़ सच, या आप गूगल को करेंगे, ठीक है? तो ऑटो जनरेटेड मेल्स होती हैं जो रिसीविंग के तौर पे दर्ज की जाती हैं, ठीक है? आपको वापस रिप्लाई आता है। तो वैसे बैकडेटिंग से जो है वो आपके पास सारी ईमेल्स का रिकॉर्ड, जो भी प्रोसीडिंग आपने की है, जो-जो वायलेशन थी, वो सब जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल हियरिंग की जाए कि डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो उसको पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, और जो भी हियरिंग में हुआ है उसके मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड होने चाहिए, मिनट टू मिनट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर डुअल वायलेशन टेस्ट करना है कि मान लीजिए एक एरिया है, उसको डेज़िग्नेट किया गया है कि यहाँ पे डिमोलिशन होनी है। ठीक है? लेकिन अब आप देखते हैं कि कई बार एक पूरे मोहल्ले में 10 दुकानों को छोड़ के सिर्फ़ 1 दुकान की डिमोलिशन हो रही है, ठीक है? तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि जो एक पर्सन, सिंगल पर्सन जिसकी दुकान को डिमोलिश किया गया है या घर को डिमोलिश किया गया है, किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है, उसको पेनलाइज़ करना टारगेट था, ठीक है? तो ये जो है वो डुअल वायलेशन टेस्ट भी किया जाए, और जो डैमेज है, मान लीजिए 2 घर या 2 दुकानें या 2 प्रॉपर्टी साथ-साथ बनी हैं। एक प्रॉपर्टी को जो है वो गवर्नमेंट ने डिमोलिश करने का आदेश दिया है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल उसके साथ सट के लगी है, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिमोलिशन जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ।
ठीक है? तो इसका खर्चा कौन देगा? इसके तो ऑर्डर नहीं थे। तो इसकी डेमोलिशन का जो खर्चा है, वो जो ऑफ़िसर उस टाइम वहाँ पे प्रेज़ेंट था, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेमोलिशन की, उसको जो है वो खर्चा भरना पड़ेगा और इन पर्सन अपनी जेब से जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस गाइडलाइंस दी हैं और ये जो है वो पब्लिक प्लेसेस और कोर्ट ऑर्डर डेमोलिशंस हैं, उनको उनके डायरेक्टिव्स को अलग रखती है। ये एक जनरल जस्टिस गाइडलाइन दी गई है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्रेस्प स्टेज 4 एक्टिवेट की गई थी दिल्ली एनसीआर में 2024-25 के ड्यूरेशन में। आपको पता है दिल्ली जो है वो ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे जितना भी पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग एरियाज़ का उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ से सारा आके दिल्ली में जो है वो इकट्ठा हो जाता है क्योंकि एक कप शेप्ड वैली में दिल्ली प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो जो हरियाणा में स्टॉक्स की बर्निंग हो रही है, पंजाब में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो सारा ही इकट्ठा होके दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है दिल्ली अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बहुत सारी व्हीकल्स की वजह से अदर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ग्रेस्प स्टेज 4 को जो है वो एक्टिवेट किया गया था दिल्ली में। अब ग्रेस्प है क्या? ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ठीक है? अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बेसिकली बनाया गया था कि फर्दर एयर क्वालिटी की जो है वो डिटेरियोरेशन ना हो। आपने एक्यूआई के बारे में सुना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जिसको हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो ये है क्या? एक्यूआई बेसिकली कितना कोई शहर जो है वो पॉल्यूटेड है, उसमें कितने पार्टिकुलेट मैटर तक के जो है वो छोटे-छोटे पार्टिकुलेट मैटर एयर में प्रेज़ेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह के जो हैं वो पॉल्यूटेंट और प्रेज़ेंट हैं एयर में, तो उनके बेसिस पे जो है वो एक्यूआई जो है वो हम डिसाइड करते हैं। अब एक्यूआई की हमने अलग-अलग रेंजेस बना रखी हैं, जैसे कि आपके पास अगर एक्यूआई जो है वो 0 से 50 तक है तो मतलब गुड रेंज में आ रहा है। आपकी हवा बहुत साफ़ है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपका रेंज जो है वो 51 से 100 तक आ रहा है तो मतलब सैटिस्फैक्टरी है, कोई बहुत इश्यू नहीं है, आप आराम से जो है वो अपने डेली लाइफ वर्क रूटीन कर सकते हैं। फिर 100 से जो है वो आपके पास 250 तक का जो रेंज है, वो आपके पास अब जो है वो मॉडरेटली पॉल्यूटेड आता है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड एंड अबव देन दैट 250 से ऊपर जब आप चलते हैं मतलब लगभग इसको 200 से ही रख लीजिए 200 से 300 तक का अगर एक्यूआई है तो मतलब पुअर क्वालिटी की एयर है। अब यहाँ पे जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जो बच्चे हैं, एडल्ट हैं मतलब सॉरी ओल्ड एज्ड पीपल हैं उनको और उसके बाद जो है वो आपके पास वेरी पॉल्यूटेड आ जाता है अगर आपके पास 300 से लेके 400 तक का एक्यूआई है। और सिवियरली पॉल्यूटेड आ जाता है अगर 400 प्लस है, 400 से 500 तक है, ठीक है? तो इस तरह से आपने एक्यूआई के बेसिस पे अपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ बना रखी हैं। अब ग्रेस्प स्टेज 4 जो है वो कब एक्टिवेट होती है, जब आपका पास ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 200 से ज़्यादा आपके पास एक्यूआई खराब आ रहा है, 200 से 300 तक की रेंज में पहुँच रहा है। तो देखिए इसकी अलग-अलग स्टेजेस बना रखी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए एक अप्रूव कर दिया था 2016 में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है इसने इसको 2017 में नोटिफाई किया और इम्प्लीमेंट इसको CAQM करता है। लेट मी टेल यू CAQM इज़ बेसिकली आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये जो है वो आपके पास बेसिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटी है, ठीक है? अब सबसे पहले स्टेज 1 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलरेडी 200 से 300 के बीच में है और यहाँ पे जो है वो स्ट्रिक्टली एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप जो है वो ओवर एज्ड जो डीज़ल और पेट्रोल के व्हीकल हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है? मतलब एक लिमिट होती है किसी व्हीकल को यूज़ करने की, उसके बाद उसको ओवर एज्ड माना जाता है। उसके बाद उसका जो इंजन है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करने लगता है, ज़्यादा जो है वो फ्यूल खाने लगता है, तो वो एक एफिशिएंट इंजन नहीं माना जाता, उसको ओवर एज्ड व्हीकल व्हीकल कहते हैं। तो जब स्टेज 1 होती है मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है आपका, उस टाइम आप ओवर एज्ड डीज़ल एंड पेट्रोल के व्हीकल्स का यूज़ नहीं करते। स्टेज 2 वेरी पुअर, अब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स और गिर गया है, 300 से 400 के बीच में जो है वो पार्टिकुलेट मैटर और आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो गई हैं। तो इसमें आप जो टारगेट एक्शन है वो हॉटस्पॉट एरियाज़ में जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, उनको टारगेट करते हैं, और जो डीज़ल के जनरेटर हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या रेज़िडेंशियल एरियाज़ में, उनको चलाने या बंद करने की गाइडलाइंस तक आप जो है वो इश्यू कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 3, इसमें आपके पास अब पॉल्यूशन सीवियर हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 400 से 450 तक पहुँच गया है। अब इसमें जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो BS3 नॉर्म्स के अंडर, भारत स्टेज 3 के अंडर जो पेट्रोल के व्हीकल हैं या डीज़ल के व्हीकल हैं या लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, उन सब की मूवमेंट रोक दी जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो है वो ऑप्शनल है कि जो क्लासेस हैं वो फिज़िकल फॉर्म में कंडक्ट ना हो स्कूल में, कब कहाँ तक, जो आपकी 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल में ना बुलाया जाए, उनका जो क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन किया जाए और उनको अपने घर के अंदर ही रखा जाए, ठीक है? उसके बाद स्टेज 4 आ जाती है। स्टेज 4 मतलब सीवियर प्लस, अब क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, आपको सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है, और कि इसकी जो लिमिट है वो 450, जब आपका एक्यूआई पहुँच जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो सीवियर प्लस स्टेज में आप चले जाते हैं। अब इसमें जितने भी नॉन दिल्ली लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं, वो सब रोक दिए जाते हैं, हेवी कमर्शियल व्हीकल भी रोक दिए जाते हैं, एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पॉल्यूशन नहीं करता है, बैटरी के ऊपर चलता है, ठीक है? तो इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज़ वाले व्हीकल हैं, केवल उन्हीं को अलाउ किया जाता है, और पॉसिबल क्लोज़र ऑफ कॉलेजेस, ठीक है? ऑड एंड इवन रूल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वन डे सीएम ऑफ दिल्ली विल वेक अप एंड डिसाइड कि आज जो है वो ऑड इवन रूल होगा। नो, देयर इज़ अ क्राइटेरिया फॉर दैट, और उसके लिए जो है वो आप ग्रेस्प स्टेज 4 जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं जब आपके पास एयर क्वालिटी इंडेक्स अबव 450 चला जाए, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे के राधाकृष्णन कमेटी बिठाई गई थी एक नीट एग्ज़ाम्स में रिफ़ॉर्म लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चीटिंग के केसेस बढ़ रहे थे और फेयरनेस ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे। तो इसको जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेटअप किया था जून 2024 में, और इसरो के जो फॉर्मर चीफ थे के राधाकृष्णन, उनको इसका जो है वो हेड बनाया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2024 में दी। अब इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल एग्ज़ाम प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने के लिए इसमें कहा गया कि बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, ताकि आप एक सिक्योर कैंडिडेट की आईडी को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। फिर आप ऑनलाइन हाइब्रिड टेस्ट लीजिए, सिर्फ़ ऑनलाइन या सिर्फ़ ऑफ़लाइन नहीं कीजिए। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑनलाइन फ़ॉर्मेट में आ सकता है, लेकिन जो आंसर शीट्स हैं उनको आप ऑफ़लाइन मोड में रख सकते हैं। तो जो चांसेस हैं उनके साथ डेफरमेंट करने की, उनको मतलब किसी तरीके से टेम्पर करने की, वो कम हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि आप एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन है, लेकिन आंसर शीट आपकी ऑफ़लाइन है, देन देयर आर चांसेस कि आप उसको जो है वो अ, उम, ईज़िली टेम्पर नहीं कर पाएँगे। फिर मल्टी स्टेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ मेडिकल एंट्रेंस के तौर पे, ताकि एक जो लार्ज एप्लीकेंट ऑफ वॉल्यूम है उसको भी मैनेज किया जाए, और उनकी जो पात्रता है उसे अच्छे से जाँचा जाए। फिर स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो सीयूईटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनको लगभग 50 प्लस सब्जेक्ट्स एट प्रेज़ेंट जो है वो स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। तो जो रिडंडेंसी आती है बोर्ड एग्ज़ाम पासर्स के पास कि अब क्या चूज़ करूँ, कौन-सा ऑप्शन लूँ, उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फिर आप एनटीए का जो स्टाफ है, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, जितना स्टाफ है एट प्रेज़ेंट। फिर आप लिमिटेड अटेम्प्ट रखिए नीट यूजी
के लिए। एट प्रेज़ेंट आप किसी भी एज में कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो उनको जो है वो लिमिट किया जाए ताकि पर्सन उसके अलावा कुछ सोच सके। फिर एनहांस सिक्योरिटी, मल्टी लेवल बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप बायोमेट्रिक ले सकते हैं, टेस्ट सेंटर पे ले सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम ले सकते हैं एंड इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी जो है वो आप बायोमेट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर सोशल इंक्लूज़न किया जाए, मतलब बहुत सारे आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन उनकी फ़ीसेस इतनी हेफ़्टी होती हैं कि जो एक सेक्ट है पर्टिकुलर सोसाइटी का वो उसको पे नहीं कर सकता। तो उनके लिए गाइडलाइन जारी की जाए कि आप कुछ परसेंटेज ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी को भी इंक्लूड करें, ठीक है? ताकि आप रूरल और जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट है उनको भी उस लेवल की तैयारी करवाई जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस राधाकृष्णन कमेटी, जो नीट से रिलेटेड आपके पास रिफॉर्म्स थे। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट यूएसए के इलेक्ट हुए। आपको पता है ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट वहाँ के इलेक्ट हुए, ये एट द एज ऑफ 78। और ये केवल ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो सेकंड टाइम नॉन कॉन्जिक्यूटिव तरीके से इलेक्ट हुए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले केवल एक प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब आपको पता है कि 4 साल का टेन्योर होता है यूएस के प्रेसिडेंट का, तो 4 और 4 8, मैक्सिमम 8 साल तक जो है वो कोई पर्सन प्रेसिडेंट रह सकता है यूएसए का, जैसे कि बराक ओबामा, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में प्रेसिडेंट रहे, ठीक है? जो मैक्सिमम प्रेसिडेंट कॉन्जिक्यूटिव टाइम में ही 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट बने, दूसरी बार अदरवाइज़ वो हार गए। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब 4 साल अभी, फिर 4 साल का ब्रेक, फिर उसके बाद, या लेटर ऑन इन देयर लाइफ, कभी भी जो मतलब 2-4 साल के जो स्पैन है वो इकट्ठे नहीं हैं। इससे पहले केवल एक प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव तरीके में इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, उनका नाम है ग्रोवर क्लीवलैंड, ठीक है? अब इनका इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो 5 नवंबर 2024 में आया और ये 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, लेकिन ये 47th प्रेसिडेंट बने यूएसए के, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में भी रहे होंगे। फिर इलेक्टोरल वोट ट्रंप के लिए 132 बने और इनके अपोज़िशन में हैरिस थी, कमला हैरिस, जिसको 226 वोट्स मिले। और जितने भी 7 स्विंग स्टेट्स थे वो सारे ही ट्रंप के फ़ेवर में थे और इसके अलावा 48% पॉपुलर वोट्स से जो है वो ट्रंप जीता। इसने कुछ अपॉइंटमेंट्स की अपने कैबिनेट में, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो को बनाया गया, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को, डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो पीट हेगसेथ को, और सीआईए डायरेक्टर जो है वो जॉन रैडक्लिफ को, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो माइक वाल्ट्ज़ को बनाया गया। अब इनका जो स्लोगन था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है? मेगा। इसी सोच के ऊपर ट्रंप जो है वो जीते। इन्होंने कहा कि जो सुपीरियॉरिटी थी अमेरिका की वो कहीं न कहीं कम हुई है, तो उसको जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, जिसके लिए मैं एफ़र्ट करूँगा, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बूस्ट करेंगे और एनर्जी टाइज़ एस्टेब्लिश करेंगे अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ। चैलेंजेस इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं पावर में आऊँगा तो मैं अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए ट्रेड टैरिफ भी लगेंगे, काउंटर टैरिफ भी लगेंगे, प्रोटेक्शनिज़्म के लिए 10 टू 20% जो है वो ब्लैंकेट टैरिफ भी लगाया जाएगा इम्पोर्ट के ऊपर, और चाइनीज़ जो गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा ताकि वो अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकें और बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कम आएँ। तो 60% तक का जो है वो टैरिफ चाइनीज़ गुड के ऊपर लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए यूएस के। उसके बाद जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ लास्ट ईयर 5 टू 6 नवंबर 2024 में, इसका वेन्यू न्यू दिल्ली था और इसका जो थीम था वो रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। जो एशिया का रीजन है वहाँ पे बुद्धा की जो धम्मा टीचिंग है उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। 32 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 160 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा, आईबीसी के द्वारा।
और इसका जो मेन आप कह सकते हैं कि थीम है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर ही था। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन एक साइन की गई इसमें कि जो एशियन बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए बुद्धा की जो धम्मा टीचिंग है उसके थ्रू, ठीक है। 5 मेजर थीम इसके अलावा यहाँ पे इस समिट में रहे कि बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाए। बुद्धा का जो कैरियर एंड डिसेमिनेशन है वो किया जाए। हॉली बुद्धिस्ट रेलिक्स को जो है वो प्रिजर्व किया जाए और उनके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएँ। सिग्निफिकेंस बुद्धिस्ट टीचिंग का साइंस के साथ जो है उसको ज़्यादा एनहांस किया जाए, प्रमोट किया जाए साइंटिफिक रिसर्च के साथ। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है 21st सेंचुरी का उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस तरह से फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हमें सबसे पहले न्यू दिल्ली में होता हुआ देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एपेक का, तो आपको पता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो आपके पास पूरी एक कमेटी है उसके लीडर्स की मीटिंग हुई माचू पिचू में, और एक माचू पिचू डिक्लेरेशन के तौर पे ये उभर के आई मीटिंग। इसमें ये जो है वो 15 से 16 नवंबर 2024 में लीमा पेरू में हुई। इसका थीम था एम्पावर, इंक्लूड एंड ग्रो। सभी जो आपकी कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन में उनको जो है वो एम्पावर किया जाए, इंक्लूड किया जाए और उनकी ग्रोथ के लिए काम किया जाए। 36th एपेक मीटिंग थी ये, और पेरू में जो है वो थर्ड टाइम होस्ट की जा रही थी। इससे पहले 2008 में हुई है, 16 में हुई है और अब 2024 में। तो एपेक जो है वो 21 कंट्रीज़ का एक समूह है। इसमें 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और ये 60% ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया और एपेक का रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया के पास है 2011 से, और इसने मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया था 1991 के टाइम पे, लेकिन अभी तक जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ है एपेक ज्वाइन करके? तो देखिए इन ट्रेड फैसिलिटेशन हुई है जिन-जिन कंट्रीज़ के साथ एपेक में शामिल हैं, तो उनके साथ ईज़ी ट्रेड किया जा सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री से आती है, एक्सपोर्ट बूस्ट होता है और मेक इन इंडिया को जो है वो एपेक से जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलती है। इसमें आपको कुछ टारगेट डिक्लेरेशन की हाइलाइट्स देखने को मिलती है कि माचू पिचू डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया कि जितनी भी इकोनॉमिक हमारे पास एम्बिशंस हैं इन कंट्रीज़ का, एपेक कंट्रीज़ का, उसको अचीव किया जाए। उसके अलावा जो है वो एंडोर्स किया गया लीमा रोड मैप को, ताकि फॉर्मल और ग्लोबल इकोनॉमीज़ को जो है वो एक तरह से इंटीग्रेट किया जाए 2025 से 2040 के बीच में। फिर एक इक्मा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है फ्री ट्रेड एरियाज़ के लिए। एशिया पैसिफिक का जो एजेंडा है उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। और फिर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो एक प्रिंसिपल लॉन्च किया गया है जो कि नॉन बाइंडिंग है अभी तक, लेकिन विद टाइम जो है इसे बाइंडिंग किया जाएगा। अब ये प्रिंसिपल है क्या? आपको पता है एट प्रेज़ेंट जो एनर्जी की यूज़ेज़ है वो बेसिकली आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल से फुलफ़िल होती है, या फिर आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है, या आपकी किसी प्रकार की न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। तो उसके लिए हमने ट्रांज़िशन करनी है एनर्जी यूज़ के जो वेज़ हैं उसमें ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज़ के ऊपर स्विच करना है। तो एक जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन प्रिंसिपल बनाया गया है जो कि फ़िलहाल नॉन बाइंडिंग है इसके मेंबर्स के ऊपर। हम ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद ट्रुजिलियो प्रिंसिपल फॉर प्रिवेंटिंग फूड लॉस एंड वेस्टेज। आपको पता है कि हमारे बहुत सारा जो फूड प्रोड्यूस होता है ग्लोबल सिनेरियो में वो या तो स्टोर हो जाता है अच्छे से, या अगर वो स्टोर नहीं होता तो वो वेस्ट होता है, ठीक है? तो जो एट प्रेज़ेंट फूड की वेस्टेज है उसको हाफ़ करना जो है वो ट्रुजिलियो प्रिंसिपल है। ठीक है? कि हम अपनी फूड जो लॉस है उसको हाफ़ करेंगे। इसके अलावा भी जो है वो कुछ इसमें इनिशिएटिव लिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एपेक के बारे में जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जो ताइवान और हांगकांग का रीज़न है जिसको चाइना अपना बताता है कि ये मेरे अंडर है, ये अलग से जो है वो इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे, ठीक है? तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा एपेक की फुल फॉर्म एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक
कोऑपरेशन कि एशिया वाले रीजन में किस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक्स को चलाएंगे, ठीक है। लगभग आपको बाकी मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि 40% जो कि 3 बिलियन पीपल के आसपास होता है, इतने लोग जो है वो एपेक के अंडर आते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो पीएम मोदी आपको पता है कि वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, तो उनकी जो इंटरनेशनल विजिट्स और ऑनर्स रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया इन्होंने 2024 में विजिट किया था नवंबर में, तो उस टाइम इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया के साथ सम्मानित किया गया। और ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे जो इंडिया के 17 साल बाद जो है वो नाइजीरिया गए और वहाँ पे इन्होंने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए। गुइनिया में इन्हें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया, जो गुइनिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नवंबर 21 में। और ये 56 ईयर्स के बाद जो है गुइनिया को किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, यहाँ 10 MOU साइन किए। फिर डोमिनिका में गए और वहाँ पे डोमिनिकन अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया एट इंडियाज़ कैरिकॉम समिट। फिर कैरिकॉम समिट होता क्या है कि जितनी भी करेबियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, उनसे रिलेटेड एक जो है वो समिट इंडिया ऑर्गेनाइज़ करता है कि इनके साथ हम अपने टाइज़ कैसे रखेंगे, ठीक है। करेबियन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसके ग्रुप को कैरिकॉम समिट हम कहते हैं। फिर बारबाडोसा ने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोसा से नवाजित किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट किया गया और इसमें ग्रेटॉइन और जो गुइनिया था, इसने पार्टिसिपेट किया। 20 नवंबर 2024 को ऑर्गेनाइज किया और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 पिलर कैरिकॉम फ्रेमवर्क जो है वो दिया। टोटल फॉरेन अवार्ड्स टिल 2024 दिसंबर तक जो है वो 19 नेशनल अवार्ड पीएम मोदी के पास है और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए हैं। फिर देखिए श्रीलंका, आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सरकार थी वो गिर गई थी। तो उससे रिलेटेड जो है वहाँ इलेक्शन हुए, तो एनपीपी जो है वो नेशनल पीपल पावर जो पार्टी है वो रूलिंग पार्टी बनी और 159 सीट्स के ऊपर इसने जीत हासिल करी, जो लगभग 2/3 मेजॉरिटी बनाती है और 61.6% वोट इनको मिले। नवंबर 14 2024 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुए थे और इसमें जो प्रेसिडेंट बने वहाँ पे इलेक्शंस के बाद वो अनुराग कुमार दिशा नाइके बने, ठीक है। पार्टी वाइज अगर रिजल्ट देखें तो एनपीपी 159 सीट्स के साथ, जो विक्रम सिंघे की पार्टी थी एसजेबी, वो 40 सीट्स इन्होंने हासिल की और आईटीएके जो तमिल लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं उनकी एक अलग से पार्टी है, तो उसको 8 सीट्स मिली। अब सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जो फर्स्ट टाइम सिन्हल मेजॉरिटी पार्टी जो है वो इन्होंने जाफना में जो तमिल रीजन है वहाँ पे विन हासिल करी और एनपीपी प्लेटफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी, एंटी करप्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके जो है वो इलेक्शन इन्होंने लड़े। 21 वुमेन जो हैं वो एमपी की सीट के लिए इलेक्ट हुई और इसकी इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है कि इन्होंने कहा कि हम अपनी जो टेरिटरी है वो अगेंस्ट इंडिया पर्पस के लिए यूज़ नहीं होने देंगे। सो दैट्स अ गुड पार्ट फॉर इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्लियर टाइम्स में जो है वो ये जो प्रेसिडेंट बने दिशा नाइके जी, ये प्रो चाइना स्टांस रखते थे, ठीक है। और इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट थे उनके बारे में ये कंसर्न रेज़ करते थे, लेकिन आफ्टर इलेक्शन इनके रुख थोड़े बदले हुए लगे और इंडिया के साथ ये एंगेजमेंट में जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे, जो कि श्रीलंकन इकोनॉमी की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आरबीआई ने जो है वो क्लाउड सर्विस शुरू की है 2025 में। देखिए ये जो क्लाउड सर्विस है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई गई है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बनाई गई है, जिसके लिए जो कि बैंक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है किसी ग्लोबल सेंट्रल बैंक के द्वारा और ये पायलट बेसिस पे 2025 में लॉन्च हो चुका है। लोकल क्लाउड डेटा स्टोरेज जो है वो फाइनेंशियल फर्म्स बनाएंगी और इसमें अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी। जैसे कि गूगल और क्लाउडे की आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम के
बाद जो है वो हेफ़्टी चार्जेस लेना शुरू कर देते हैं स्टोरेज के लिए। तो ये अपनी अफ़ोर्डेबल प्राइसिंग के साथ जो है एक अलग से स्टोरेज क्रिएट करने की पहल कर रहे हैं। अब इसको बनाया किसने है, तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज़ जो एक रिसर्च विंग है, उसका ये जो है वो इनिशिएटिव है। और इंडिया की जो क्लाउडी मार्केट थी वो 8.3 बिलियन थी टू 2023 में, और ये 2028 तक 24,000 बिलियन डॉलर तक की पहुँच जाएगी। ओनली कंपनीज़ वही शामिल होंगी जो इंडिया में प्रेज़ेंट है और यहाँ पे काम करती हैं, और ये इसका जो डाटा सेंटर है वो मुंबई और हैदराबाद में बनेगा। फिर इसके अलावा एक और इनिशिएटिव सागर मंथन मैरीटाइम समिट देखने को मिलता है हमें नवंबर 18, 19, 2024 में, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने, ठीक है? और उसके बाद इसके अलावा ओआरएफ भी जो है वो इसमें शामिल था, जो कि एक थिंक टैंक टाइप ऑफ थिंग है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ है। इसे जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया, और साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम जो है वो लीडरशिप समिट इसको माना गया है। इसके 4 थीम्स के थे कि हम अपनी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यू फ्रंटियर्स के अंडर जो है वो डेवलप करेंगे, मैरीटाइम ट्रेड को ग्रो करेंगे ब्लू ग्रोथ के अंडर, ग्रीन एंड ब्लू सस्टेनेबिलिटी के ऊपर टारगेट किया गया, और कॉस्ट एंड कम्युनिटी की जो गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको टारगेट किया गया। इंडिया जो है वो 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है। इसकी 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 प्लस माइनर पोर्ट्स हैं। तो आपको पता है कि इस तौर पे जो है वो इंडिया एक मेजर मैरीटाइम कंट्री के तौर पे वर्ल्ड में है। फिर इससे पहले जो है वो पंचकर्मा संकल्प मैरीटाइम में 2024 में ऑर्गेनाइज़ हो चुका था, जिसमें 30% जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी ग्रीन शिपिंग के लिए। ग्रीन टैग ट्रांज़िशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था, और इसमें दीनदयाल पोर्ट जो है और चिदम्बरम पोर्ट है उनको टाई अप करने की कोशिश की गई थी। जो टूटिकोरिन था उसे ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का प्रपोज़ल था, और सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जा रहा था, जितने भी रिवर्स और सी से रिलेटेड क्रूज़ थे उनको नेविगेट करने के लिए। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और चिदम्बरम जो पोर्ट है, सॉरी चिदम्बरनार जो पोर्ट है, इन दोनों को जो है वो स्मार्ट पोर्ट के तौर पे डेवलप करना है 2025 में। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इनका मेजर टारगेट जो है वो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, शिपिंग का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ करना है, ग्रीन और सस्टेनेबल मैरीटाइम बनाना है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जिसमें रोड, रेलवेज़, इनलैंड वाटरवेज़ को जोड़ना है ताकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है, जिसके थ्रू जो है आप स्मार्ट पोर्ट बनाएँ, एआई के थ्रू जो चले, ऑटोमेटेड तरीके से चलें, डाटा सिस्टम के ड्रिवन हों। तो इससे जो है वो इंडिया को एक मैरीटाइम सेक्टर के तौर पे डेवलप करने के लिए हेल्प मिलेगी, और 5 स्ट्रेटेजिक जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके बाद जो है वो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मेन पोर्शन। इसमें हम की अपॉइंटमेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जस्टिस संजय खन्ना जो है वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे नवंबर 11, 2024 में। एट प्रेज़ेंट कौन है आप मुझे बताएँगे? विपिन कुमार 1996 आईएएस बिहार के, इन्हें जो है वो चेयरमैन बनाया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अरविंद सिंह शाहनी जो है वो चेयरमैन बनाए गए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, और दीपक अग्रवाल जी को जो है वो एमडी और नेफेड का एमडी बनाया गया 5 साल के लिए। जो आशीष खन्ना हैं इंडिया के, इन्हें 3rd डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एट प्रेज़ेंट कौन है वो आप मुझे बताएँगे? वेल्देसी युरगेन युर उर्क्यूग्या, सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन, इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंटरपोल का। इम्पोर्टेंट है, सो फोकस ऑन योर प्रोनंसिएशन एंड याद करने की क्षमता। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। फिर शिगुर इशिबा जो है वो री-इलेक्ट किया गया इन्हें जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने मॉरिशस के। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो प्रेज़िडेंट बनाए गए फ़िक्की के,
और के संजय मूर्ति जो हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कैग ऑफ इंडिया बनाए गए। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो बाद में आपको पता है टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। सो जस्ट अ व्यू फॉर ऑल दीज। इसके बाद जो है वो अवार्ड एंड ऑनर की बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको मिथुन चक्रवर्ती को देखने को मिलता है। विमेन बेलेंडी और अवार्ड 2024 जो है वो एटना बोन माथी को देखने को मिलता है जो स्पेन की हैं सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। और मेन का बेलन डी और अवार्ड 2024 का रॉड्री स्पेन को देखने को मिलता है, मैनचेस्टर सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बुकर प्राइज़ 2024 का समंथा हार्वे को दिया गया उनका नोवेल ऑर्बिटल के लिए। एफआईएच मेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो हरमनप्रीत सिंह रहे इंडिया के। और एफआईएच मेन गोलकीपर जो है वो पीआर श्रीजीश रहे इंडिया के। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। फिर मिस यूनिवर्स 2024 की जो है वो विक्टोरिया किजारिया थाईलीविग बनी थी डेनमार्क की। फर्स्ट डेन जो है वो ये ब्यूटी बने थे मिस यूनिवर्स के 2024 में। फिर श्री श्री रविशंकर जी को ऑनरेरी ऑफिसर अवार्ड दिया गया था। ये ऑर्डर ऑफ फिजी के साथ भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर आईयूसीएन हैरी मेसल अवार्ड ये जो है वो वैभव कुमार तालुकदार को दिया गया असम से। ये कंजर्वेशनिस्ट हैं और इन्होंने वन हॉर्न्ड राइनो की कंजर्वेशन के लिए काम किया था। ठीक है। फिर एएनआर नेशनल अवार्ड ये फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये चिरंजीवी जो एक्टर हैं उनको दिया गया था। और पंडित राम नारायण जो लेजेंडरी सारंगी माएस्ट्रो थे वो 96 इयर्स की एज में जो है वो पास अवे हो गए। उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड की अगर बात करें तो हॉकी में उड़ीसा जो है वो 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जीता है 2024 में और इन्होंने हरियाणा को हराया। और इंडिया में जो है वो विमेन एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी जो है ये जीती 2024 में। तैयब इकराम जो है वो पाकिस्तान के ये इनको री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे फेडरेशन ऑफ हॉकी के लिए। फिर चेस की बात करूँ तो मैग्नस कार्लसन जो है वो टाटा स्टील चेस 2024 में ब्लिज़्ड एंड रैपिड टाइटल जीते हैं कोलकाता में। और जो अरविंद चिदम्बरम हैं ये जो चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर है टाइटल है उसको जीते हैं। फिर बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी इन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 जीती। और इनका ये 28th वर्ल्ड टाइटल है। फ़ॉर्मूला 1 रेस 2024 में जो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स थी उसको मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता। 4th टाइम कॉन्सिक्यूटिवली इन्होंने F1 टाइटल जीता है। और जो कार्लोस सेनेज़ जेआर है फ़ेरारी के ड्राइवर हैं इन्होंने मेक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। फिर टेनिस में एटीपी फाइनल जो है वो जेनिक सिनर ने इटली में जीता। डब्ल्यूटीए फाइनल जो है वो कोकोआ गॉफ ने यूएसए के जीता। और एटीपी जो है वो पेरिस मास्टर अलेक्जेंडर जावेरवे ने जीता है। देखिए, इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो एटीपी फाइनल है, टेनिस के साथ रिलेटेड हमने ग्रैंड स्लैम के बारे में सुना है, जैसे विंबलडन, यूएसए ओपन या ओपन जो टेनिस है, वो ग्रैंड स्लैम होता है। तो ग्रैंड स्लैम एंड एटीपी क्या अलग-अलग चीज़ है? येस। ग्रैंड स्लैम में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एक टाइप का ओपन टूर्नामेंट है। जबकि एटीपी में जो टॉप 8 आपके पास खिलाड़ी होते हैं टेनिस के, केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एचपी से रिलेटेड पंकज अडवाणी हैं और इन्होंने 28th वर्ल्ड टाइटल जीता है बिलियर्ड्स का। और हरमनप्रीत सिंह आपको पता है हॉकी से रिलेटेड हैं, इन्होंने मेंस हॉकी का जो है वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड 3rd टाइम जीता था। इसके बाद जो है विश्रो और स्पेस की बात करें तो जीसैट N2 लॉन्च किया और 19 नवंबर 2024 को। और किसके साथ मिलके? स्पेस एक्स के साथ मिलके जो है वो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स का भी जो फ़ैल्कन 9 है उसे यूज़ किया गया लॉन्च करने के लिए। और ये जो जीसैट N2 सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेसिकली। इंडिया की जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भेजा गया। 48 जीबीपीएस डाटा ट्रांसमिशन इसकी कैपेसिटी है और 14 ईयर्स तक का ये मिशन है।
इसके थ्रू जो है वो हम अपनी ब्रॉडबैंड जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करेंगे और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये पहली मेजर इसरो और स्पेसएक्स की कोलैबोरेशन है। इसके बाद इंडिया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो प्रेज़िडेंट है उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो आपको पता है इंडिया और फ्रांस ने मिलके जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी और प्रेज़िडेंट और को-प्रेज़िडेंट जो है वो 2024-26 के लिए इलेक्ट किए गए। 7th सेशन था, न्यू दिल्ली में ये सेशन हुआ। यूनियन मिनिस्टर प्रह्लाद जोशी को जो है वो आईएसए का प्रेज़िडेंट बनाया गया था। इसके 103 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 17 जो हैं वो सिग्नेटरीज़ हैं। थर्ड जो वो डीजी आपको देखने को मिलते हैं वो आशीष खन्ना इंडिया के देखने को मिलते हैं। इसरो और आईआईटी मद्रास ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें ये कोलैबोरेट करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज़ के लिए। मतलब जो भी आप के स्पेसक्राफ्ट होते हैं उसमें किस तरह की थर्मल साइंस यूज़ होगी, किस तरह से फ्लूइड को जो है वो हम मैनेज करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये काम है। इसके लिए 1.84 करोड़ का जो सीड फंडिंग दी गई है और इसका फोकस स्पेसक्राफ्ट में थर्मल मैनेजमेंट करना, कंबशन की जो इंस्टेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना और क्रायो टैंक की जो डायनामिक्स है उसको समझना है। फिर डीआरडीओ जो है वो फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया था इन्होंने पिनाक वेपन सिस्टम के लिए 3 फेजेज़ में, जिसमें प्रिसीजन के बारे में, स्ट्राइक वेरिएशन के बारे में देखा गया और ये इंडिजिनियसली डिज़ाइन्ड है। आईसीएमआर जो है वो फर्स्ट है वर्ल्ड, इसने एक चैलेंज लॉन्च किया है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, जिसके अंडर हाई रिस्क और हाई रिवार्ड बायोमेडिकल इनोवेशन के लिए इनिशिएटिव लिया जाएगा। मतलब कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें रिसर्चर्स लेके आएँगे कि जो अभी तक बिल्कुल पायनियर स्टेज में अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट में देखने को मिलते हैं। मतलब कोई बीमारी देखने को मिलती है, किसी बीमारी का क्योर देखने को मिलता है, तो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज के तौर पे आईसीएमआर ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद रीजनल अगर हम थोड़ा-सा देख लें, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे जिसमें एनडीए ने अपनी पावर रिटेन की थी, बीजेपी की 132 सीट्स जबकि शिवसेना और एनसीपी की ने जो है वो 235 और 288 सीट्स वन की थी। झारखंड में जेएमएम और आईएनडीए की अलायंस देखने को मिलती है जिसमें हेमंत सोरेन ने 34 सीट्स जो है वो विन करी और बीजेपी को 21 सीट्स मिली। फिर मध्य प्रदेश ने जो है इसके कैबिनेट ने 35% रिजर्वेशन विमेन के लिए कर दी है ऑल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में, जिससे कि जो है वुमेन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी और उनको प्रमोट ज़्यादा किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने एक जॉइंट पैनल एस्टेब्लिश किया है चीता की कंजर्वेशन के लिए कूनू नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी में। फिर कर्नाटका ने जो है वो एलिवेट 2024 एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 50 लाख तक का जो है वो फंड दिया जाएगा और एक कान मतलब कर्नाटका एक्सेलरेटर नेटवर्क लॉन्च किया है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो है वो अर्ली स्टेज के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फास्टर ग्रो करने के लिए लॉन्च किया है। जो भी आपके स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटर्स के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो टाई अप किया जाए, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। एलिवेट भी इसी तरह का फ्लैगशिप स्टार्टअप फंडिंग जो है वो स्कीम है कर्नाटका सरकार की, ताकि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग और मेंटरशिप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। फिर बात करते हैं उड़ीसा की, तो यूनेस्को के जो है वो लगभग 24 कोस्टल विलेजेस को जो है सुनामी रेडी घोषित किया है और सेकंड ग्लोबल सुनामी सिम्पोजियम जो है वो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। फिर तेलंगाना की बात करें तो स्टेट वाइड कास्ट सेंसस लॉन्च की है और फर्स्ट टाइम इसको 1931 में लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट तेलंगाना में 100% ईवी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोड टैक्सेशन की एग्जम्पशन दी गई है 2 ईयर्स के लिए टिल दिसंबर 2026। गिवन देयर बाय आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो फ्रॉम तेलंगाना विद इन तेलंगाना से ही परचेज़ किया हो और उसका रजिस्ट्रेशन भी वहीं हुआ हो, तो आपको जो रोड टैक्स दिया जाता है देते हैं आप लोग उससे एग्जम्पशन मिलती है। फिर मणिपुर में जो है वो एएफएससीपी इम्पोज किया गया 6 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इफेक्टिवली। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हम ऑब्ituary और न्यूज़ इन ब्रीफ देख लेते हैं। तो शारदा सिन्हा जिनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, पद्म भूषण अवॉर्डी हैं
2018 की। इनकी डेथ जो है वो लास्ट टू लास्ट ईयर देखने को मिलती है हमें 6 नवंबर 2024 को एट द एज ऑफ 72। फिर विवेक देव रॉय इकोनॉमिस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल चेयरमैन भी रहे हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं और इनकी डेथ 69 ईयर्स की एज में देखने को मिलती है। रोहित बाल जो है वो फैशन डिज़ाइनर थे, इंडिया के फेमस फैशन आइकन थे। इनकी भी 63 ईयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। फिर दिल्ली गणेशन जो है वो देखने को मिलते हैं, नोटेड तमिल एक्टर हैं, 400 प्लस फ़िल्म्स जो हैं वो हमने इनकी देखी हैं। फिर पंडित राम नारायण जो है वो लेजेंडरी आपके पास सारंगी माएस्ट्रो हैं। फिर इसके बाद हमें पता है कि हमने आरबीआई का जो है वो पायलट क्लाउड सर्विस एक प्रोग्राम लॉन्च होते हुए देखा। फिर पाली को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का जो है स्टेटस दिया गया 4 अक्टूबर 2024 में। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा एनटीपीसी, ओएनजीसी ने जो है वो जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी लॉन्च की है। दोनों ने मिलके, ये दोनों ही आपको पता है बड़ी कंपनीज़ हैं, महारत्ना कंपनीज़ हैं। फिर प्रसार भारती ने अपना एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वेव्स के नाम से लॉन्च किया 2024 में। इंडिया में जो है वो इलेक्ट किया गया आईएससी प्रेसिडेंट के तौर पे और फ्रांस को को-प्रेसिडेंट के तौर पे 2024-26 के लिए इलेक्ट किया गया। फिर टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल 2024 में जो है वो नोटिफ़ाई किए गए हैं और फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट करेगा जनवरी 13-19 तक 2025 में आईजीआई स्टेडियम में। इसके बाद कनाडा ने जो है वो अपना एसडीए वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दिया है और एसडीए वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता था। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा इसको कहते थे। मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट तौर पे कनाडा में जाना चाहता था, उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी वो फ़ास्ट कर दी जाती थी और जो प्रोसेसिंग फ़ीस थी वो भी कम थी। तो फ़ास्टर प्रोसेसिंग टाइम था, रिड्यूस्ड एप्लीकेशन फ़ीस थी, स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट थे और 63% अप्रूवल था। पर इसको जो है वो क्लोज़ कर दिया गया ताकि फेयर एंड इक्वल एक्सेस दी जाए सभी कंट्रीज़ के लिए। अब ये एसडीएस जो वीज़ा था वो केवल 14 कंट्रीज़ के लिए दिया जाता था, इंडिया इसमें इंक्लूडेड था। इसको क्लोज़ इसलिए किया गया ताकि सभी कंट्रीज़, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी जाए, हाउसिंग प्रेशर जो टोरंटो और वैंकूवर में देखने को मिलता है उसे कम किया जाए और मैनेज किया जाए स्टूडेंट इनफ्लो को, हेल्थ केयर और एजुकेशन स्ट्रेन्स को। फिर इंडिया के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि लगभग जो 2 लाख स्टूडेंट कनाडा में गए हैं इंडिया के 2022 में, अब जो है वो 1 लाख लगभग 90,000 जो है वो एसडीएस वीज़ा स्टैंड बाय प्रोसेस में देखने को मिलते हैं क्योंकि अब एसडीएस बंद कर दिया गया है तो प्रोसेसिंग फ़ीस बढ़ेगी, मोर डॉक्यूमेंट लगेंगे और लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। फिर इंडिया गुइनिया ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की विज़िट के बाद और 10 एमओयूज़ साइन किए गए हैं कल्चर, एग्रीकल्चर, फार्मा और यूपीआई से रिलेटेड। इंडिया ने जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है गुइनिया को और गुइनिया पार्लियामेंट को एड्रेस भी किया पीएम मोदी ने जब विज़िट किया था, तो इनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाज़ा गया है। इससे जो है वो इंडियन और जो डायस्पोरा है गुइनिया में उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और जॉर्ज टाउन मेयर जो है वो की टू सिटी है मतलब मोदी जी के द्वारा ये कहा गया और जॉइंट कमिटमेंट देखने को मिलती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ग्लोबल साउथ सॉलिडेटरी से। उसके अलावा कनाडा ने जो है वो अपनी जो इनटेक कैप है उसको 10% रिड्यूस किया है 2024 के लिए और 4,85,000 न्यू परमिट्स सैंक्शन किए हैं। स्टेबलाइज़ करता है ये अपने परमिट्स को 2026 में भी। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं एक बार क्विक हिस्ट्री फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आप मुझे बताएँगे कि हम्पी के जो रुइन्स थे, वो किसने डिस्कवर किए थे? डिस्कवर किए थे आपके पास कर्नल कोलिन मैकेंज़ी ने। फिर विक्रमशिला विहार किसने एस्टेब्लिश किया था जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी? किंग धर्मपाल ने। एम्परर जहांगीर जो है वो इन्होंने पैट्रोनाइज़ किया था ब्रांच ऑफ आर्ट को, किसको? पेंटिंग को। व्हिच डायनेस्टी विलेज ऑटोनॉमी इन साउथ इंडिया? तो कौन-सी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है
ये है पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब एग्जिस्टेंस में आए, आपने जब इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आते हैं हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद। फिर ब्लू वाटर पॉलिसी जो वो है इंट्रोड्यूस की गई थी, पुर्तगीज गवर्नर, कौन सा गवर्नर था, एल्मीडा। फिर ऑथर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल था रमेश चंद्र दत्त। फर्स्ट गदर पेपर जो है वो उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1913 में। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, तो इंडिया का रैंक है 39th। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024 दिया गया था डैरन ए स्मोगल, साइमन जॉनसन एंड जेमसन ए रॉबिन्सन को। विच पीएसयू ग्रांट महारत्ना स्टेटस रिसेंटली, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट को। फिर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। अब देखिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, एट प्रेजेंट 6 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 7 थे। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब एस्टेब्लिश हुआ, 1993 में। प्रेसिडेंट कैन सेटअप इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 263 के अंदर। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एडमिन सिस्टम कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 244 में। पंचायत पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल नंबर 11 में। ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन से के शेड्यूल के अंडर हैं, 6th शेड्यूल के अंडर। कोई भी टैक्स जो है वो लेवी नहीं किया जाता है अथॉरिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट, तो ये आर्टिकल 265 में लिखा गया है। इसके बाद जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता है, 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे है, जनवरी 4 वर्ल्ड ब्रेली डे है। ब्रेली लिपि जो है वो ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग या राइटिंग। फिर जनवरी 9 जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस है, इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। फिर जनवरी 12 नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। जनवरी 15 आर्मी डे। जनवरी 23 पराक्रम दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। फिर जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। जनवरी 25 जो है वो नेशनल टूरिज्म डे या नेशनल वाटर्स डे है। जनवरी 26 आपको पता है रिपब्लिक डे या इंटरनेशनल कस्टम डे या फिर वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे है। और 30 जनवरी जो है वो मर्टायर्स डे है, इस दिन महात्मा गांधी जी का मर्टायरडम डे आता है। फिर देखिए क्विक रिवीजन अगर देखें तो कनाडा ने अपना स्टूडेंट्स के लिए जो एसडीएस वीज़ा था वो कब ख़त्म किया, 8 नवंबर 2024 को। टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल 2024 21 नवंबर को नोटिफाई किए गए थे। रिपब्लिकन पार्टी जो ट्राईफेसिटेड थी उसके प्रेसिडेंसी वन की हाउस और सीनेट में यूएस इलेक्शंस में, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिक पार्टी के साथ रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह को जो है वो 3rd मैन ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2024 में। डीआरडीओ ने जो गाइडेड पिनाका फ्लाइट टेस्ट है वो 3 फेजेस में कंप्लीट किया है कि प्रिसीजन स्ट्राइक और एमएलआरएस रेट कितना है। 19th G20 समिट जो है वो ब्राज़ील ने होस्ट किया है रियो डी जेनेरियो में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट इसके बना है और फ्रांस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बना है। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, वेव्स। उसके बाद पंकज अडवाणी आईबीएसएफ विलियर्ड्स का जो है इन्होंने टाइटल जीता है, 28th वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने होस्ट किया आईजीआई स्टेडियम में 2025 में। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी है और इसको पार्शियली अपहेल्ड किया है नवंबर 5 2025 में। और एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस एससीओ ने सुप्रीम कोर्ट ने 4/3 रूलिंग के साथ इसको अपहेल्ड किया है।
फिर ये एक मॉक टेस्ट है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ, कौन-सी सिटी में हुआ इंडिया में? तो आपको पता है न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से? तो 1990 में हुआ था। ग्रैप स्टेज 4 कब एक्टिवेट होता है? ठीक है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर कितना होता है एक्यूआई जब 450 से एक्सीड कर जाता है। और विच इंडियन जो है जिसने एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 24 वन किया है वो है हरमनप्रीत सिंह। तो ये इसके आंसर्स भी हैं। इसके साथ हमने जनवरी मंथ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। आई विल रीड योर कमेंट्स एंड ट्राई टू इनकलकेट these improvements in next video. तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड, थैंक यू सो मच।